दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव श्रेणी में। दोस्तों इस चैनल के ऊपर हम शिक्षक ग्रेड थर्ड लेवल 2 6 से 8 सामाजिक अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक की व्याख्या करवा रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा साख की विभिन्न स्थितियाँ और स्वयं सहायता समूह। चलो तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र में साख का सामान्य अर्थ है उधार लेने देने की क्षमता, उधार लेने की क्षमता, उधार देने की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधार लेने देने की क्षमता। यानी कि उधार लेने वाला और उधार देने वाला, यानी उधार लेने का जो स्रोत होता है वो, और जो उधार लेता है, जो साख लेता है, वो दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग होती है। देखो प्रश्न को अच्छे से समझो, उसके बाद में हम आंसर देखते हैं। उसके बाद में उस प्रश्न से संबंधित जो बातें बताने लायक होंगी वो यहाँ पर बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको। तो दूसरा प्रश्न आराम से समझो, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग होती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साख यानी ऋण लोग क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार के लिए, फसल उगाने के लिए, सुख सुविधा के लिए, नए व्यवसाय की स्थापना के लिए। देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मुख्य व्यवसाय होता है वो एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है, और साख की मुख्य मांग भी फसल उगाने के लिए होती है। यानी कि जब फसल उगाते हैं तो उससे पहले साख की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो आवश्यक संसाधन हैं, जो खाद बीज वगैरह हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था की जाए, और खेत की जुताई वगैरह करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल उगाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, ऋण की शर्तों में शामिल है। प्रश्न को दोबारा से समझिए, ऋण की शर्तों में शामिल है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कहीं से किसी भी स्रोत से ऋण प्राप्त करता है तो उसमें क्या क्या शर्तें शामिल होती हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर समझौता किया जाता है, किन किन चीज़ों के ऊपर बात पहले तय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की दर व भुगतान के तरीके, ऑप्शन बी समर्थक ऋणाधार, ऑप्शन सी आवश्यक कागजात, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर इसको आराम से समझाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है। देखो अब इसको आराम से समझते हैं हम। ऋण की शर्तों में शामिल क्या है? ब्याज की दर, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कहीं से भी ऋण लेते हैं तो ब्याज की दर पहले निश्चित की जाती है कि भाई किस ब्याज दर से आपको ये ऋण दिया जा रहा है। भुगतान के तरीके, इसके ऊपर भी पहले बात होती है कि भाई आप इस ऋण का भुगतान करोगे, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, हर महीने दोगे या 6 महीने में दोगे या 1 साल में दोगे, एक साथ दोगे, अलग अलग किस्तों में दोगे, जो भी भुगतान के तरीके हैं उनके ऊपर पहले बात होती है। तो ये भी ऋण की शर्तों में शामिल है। समर्थक ऋणाधार, देखो पहले इस शब्द को हम समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 की व्याख्या के अंदर भी ये चीज़ दे रखी है कि समर्थक ऋणाधार होता क्या है। देखो समर्थक ऋणाधार वह संपत्ति है जिसका मालिक तो कर्जदार होता है, मतलब जो व्यक्ति कर्ज लेता है ना वह उसकी संपत्ति होती है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। मतलब जो व्यक्ति ऋण लेता है ये उसके अधिकार क्षेत्र की चीज़ होती है, उसका मालिक वो होता है, और जिस व्यक्ति से या जिस स्रोत से वह ऋण ले रहा है उसके पास वो गिरवी रखता है, मतलब गारंटी के तौर पे रखता है। इसको गारंटी के तौर पे रख के और फिर ऋण लेता है। जैसे गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले गिरवी रखते हैं ना उसके, और उसके बेस पर जो ऋण लेते हैं उसे ही हम समर्थक ऋणाधार कह रहे हैं। तो ये भी शामिल होता है ऋण की शर्तों के अंदर। ऑप्शन सी है आवश्यक कागजात, और अपनी लिखा पढ़ी भी होती है कि भाई किस आधार पे कितना क्या, तो उसका कागज कार्रवाई भी पूरी की जाती है, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी जमा होते हैं। तो ये सारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऋण की शर्तों के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, समर्थक ऋणाधार का उदाहरण है, यानी कि समर्थक ऋणाधार में क्या चीज़ शामिल है, यानी हम ऋण लेने के लिए किस चीज़ को हम गारंटी के तौर पे उधारदाता को देते हैं या उसके पास में रखते हैं। ज़मीन और मकान, बिल्कुल सही बात है, मकान गिरवी रखकर या ज़मीन गिरवी रखकर भी हम ऋण लेते हैं। पशु, ये भी बिल्कुल सही है। बैंकों में जमा पूंजी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकों में जमा पूंजी के आधार पर भी जो बैंक है वह हमें ऋण प्रदान करते हैं।
और समर्थक ऋणाधार क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। वह संपत्ति जिसका मालिक तो कर्जदार होता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल उधारदाता यानी उधार देने वाला जो स्रोत है उसके पास में गारंटी के तौर पे रखता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, ऋण प्रदान करने के औपचारिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब आगे जो प्रश्न आएंगे उनके संबंध में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र से हमारा आशय क्या है, क्या मतलब है इनसे। देखो, औपचारिक स्रोत, औपचारिक क्षेत्रक, ऋण प्रदान करने के औपचारिक क्षेत्रक वे क्षेत्रक हैं जो ऋण प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं, यानी कि जो ऋण प्रदान करने का काम है वो कानूनी रूप से करते हैं, उनके नियम होते हैं स्पष्ट, उन आधार पे वो ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर इनफॉर्मल, यानी कि इसके अंदर हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, साहूकार, जमींदार, कोई भी सब व्यक्ति इसके अंदर शामिल होते हैं। तो औपचारिक मतलब फॉर्मल, जिसके अंदर भाई निश्चित नियम होते हैं और उनके आधार पे हम ऋण प्राप्त करते हैं। हम तो इसके अंदर ये प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, ऋण प्रदान करने के औपचारिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन शामिल है और 1 ऑप्शन नहीं है। देसी बैंकर, व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां और सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर, यानी कि देसी बैंकर हैं वो औपचारिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल। देसी बैंकर का मतलब है कि गांव के अंदर जो पैसे वाले होते हैं, जिसको हम बोहरा कहते हैं, साहूकार कहते हैं, उनको देसी बैंकर के रूप में उनको यहाँ पर संबोधित किया गया है। बाकी व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियाँ, सहकारी बैंक, ये सभी औपचारिक क्षेत्रक के अंदर शामिल है, यानी ऋण प्रदान करने के औपचारिक क्षेत्र के अंदर ये आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6, ऋण प्रदान करने के अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन है वो अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल है और 1 ऑप्शन है वो अनौपचारिक में नहीं है, मतलब औपचारिक है। देखो, रिश्तेदार, दोस्त, साहूकार, व्यापारी, देसी बैंकर और महाजन, ये सभी अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल हैं। जबकि सरकारी स्रोत जैसे बैंक हुए और अपने डाकघर हुआ और अपने सहकारी समितियां हुई, ये सारे अपने औपचारिक क्षेत्र में आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है। अनौपचारिक क्षेत्रक, अनौपचारिक, देखो प्रश्न अच्छे से समझ लोगे तो अपने को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जब भी प्रश्न हल करो तो पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ो। अगर प्रश्न पे टाइम दे लिया और जो आंसर हैं उनको अपने हाइड कर लिया, उसके बाद में अगर माइंड में थोड़ा सा रिवाइंड किया याद की हुई चीज़ को, तो अपने को आंसर देने में बिल्कुल भी उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रसंग को दोबारा से देखो, अनौपचारिक क्षेत्रक में, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र का नाम आते ही हमें अपने मित्र, दोस्त, सेठ, साहूकार वगैरह जो हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं साके स्रोत के रूप में, वो हमारी माइंड के अंदर उनकी इमेज आनी चाहिए। तो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋणदाताओं की गतिविधियों, यानी जो ऋण देते हैं जैसे सेठ, साहूकार, दोस्त वगैरह हैं, और अपने रिश्तेदार हैं, इनकी गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर जो ऋणदाता है उनकी गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे वो कोई भी समर्थक ऋणाधार रखें, कैसे भी ऋण की वसूली करें, और या फिर किन्हीं शर्तों के ऊपर भी वो ऋण दें, या फिर ब्याज की दर भी चाहे वो 4%, 5% जो भी रखें, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं है। जबकि जो औपचारिक क्षेत्रक हैं ऋणदाताओं के, जैसे अपना बैंक हुआ और अपने सहकारी समितियां हुई, ये जो हैं इनके ऊपर इनकी गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी व्याख्या देखो, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से असुमेलित है, यानी कौन सा ऑप्शन है वह सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन सही सुमेलित हो सकते हैं और 1 असुमेलित हो सकता है, वो हमें छांटना है जो सुमेलित नहीं है। देखो भाई, स्टेटमेंट देखते हैं हम। सामान्यतः अमीर लोग ऋण लेते हैं औपचारिक क्षेत्र से, बिल्कुल सही बात है। जो अमीर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सामान्यतः बैंक को से ही ऋण लेते हैं, यानी कि औपचारिक क्षेत्र को चुनते हैं ऋण लेने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का स्रोत साहूकार,
ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साहूकारों के माध्यम से सस्ता ऋण उपलब्ध होता है, ये बात सही नहीं है। यही इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सस्ते ऋण का स्रोत है वो साहूकार नहीं है, क्योंकि साहूकार है वो तो उच्च दर के ऊपर ऋण प्रदान करता है। हमारा शोषण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक प्रकार से ये शोषण का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः गरीब लोग ऋण लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से। बिल्कुल सही बात है। गांव के अंदर जो गरीब लोग होते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण उन्हें आसानी से मिल जाता है। गांव के अंदर सेठ साहूकार हैं, वो उनके जानकार होते हैं, बिना किसी कागजी कार्रवाई के और बिना समर्थक ऋण आधार के भी वो उन्हें ऋण दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जाएगा कहाँ, गाँव में रहना है इसको, जब चाहेंगे तब इसके मुंडे पकड़ लेंगे हम। तो ग्रामीण सामान्यतः गरीब लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो बैंक वगैरह में जाके कागज कार्रवाई पूरी करना उनको बहुत बड़ी समस्या लगती है। उपरोक्त सभी सुमेलित, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ये असुमेलित है, बाकी ए और बी है वो सुमेलित है। इसकी व्याख्या देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकों के अलावा सस्ते ऋण का स्रोत सहकारी समितियां होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकों के माध्यम से भी सस्ते ऋण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सहकारी समितियां हैं वो ज़्यादा उपयोगी हैं, ज़्यादा कारगर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान करने वाले औपचारिक क्षेत्रक का गुण नहीं है। यानी कि औपचारिक क्षेत्रक मतलब बैंक की इमेज बना लो कि कौन सा बैंक, सहकारी समितियां, इनका गुण नहीं है। मतलब कि 3 ऑप्शन है वो गुण है औपचारिक क्षेत्रक के, और एक है वह गुण नहीं है, वह दोष है। ठीक है, वो अपने को अलग करना है जो औपचारिक क्षेत्र का दोष है। चलो देखते हैं, कम ब्याज दर व लंबे समय तक के लिए ऋण उपलब्ध। औपचारिक क्षेत्र का गुण देखना है अपने को कि बैंकों का ये गुण है या नहीं है। कम ब्याज दर, बिल्कुल सही बात है, बैंकों से हम कोई भी ऋण लेते हैं तो हमें कम ब्याज दर के ऊपर मिलता है अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय, बिल्कुल सही है। लंबे समय तक के लिए ऋण उपलब्ध, बिल्कुल सही बात है, बैंक है वो लंबे समय तक के लिए हमें ऋण उपलब्ध करवाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कर्जदार कर्ज के जाल में फंस जाता है, ये बात औपचारिक क्षेत्र का गुण नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता है। क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर जब व्यक्ति सेठ साहूकारों से ऋण लेता है अपनी फसल बोने से पहले, और अगर मान लो उस साल फसल अच्छी नहीं हुई तो वह उसका कर्ज भी नहीं चुका पाता, और ऊपर से उसका भारी भरकम उसका ब्याज दर होती है, उससे और ज़्यादा उसका ब्याज हो जाता है। तो उसके जाल में ऐसा फंसता है कि अंत में उसे अपनी फसल का नहीं, अपने जो अपनी ज़मीन है उसका टुकड़ा बेचकर उस जाल से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये औपचारिक क्षेत्र का गुण नहीं है, ये अनौपचारिक क्षेत्र का गुण है। तो राइट आंसर यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि यह औपचारिक क्षेत्र का गुण नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी, सरकारी नियम विनियमों को ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, औपचारिक क्षेत्र का ये गुण है। औपचारिक क्षेत्र से हम ऋण लेते हैं तो वहाँ पर नियम विनियम के आधार पर काम किया जाता है। और ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। बिल्कुल सही बात है, औपचारिक क्षेत्र जो होते हैं ऋण प्रदान करने वाले, इनके अंदर सारे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ये ऋण प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र का गुण है। अनौपचारिक क्षेत्र का नाम आते ही माइंड में इमेज बन जानी चाहिए सेठ साहूकार वगैरह गांव के अंदर। ठीक है, तो इनका कौन सा गुण है वो छांटना है कि क्या इनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्रदान करने वालों की। देखो, समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही बात है। गांव के अंदर हम सेठ साहूकारों से ऋण लेते हैं तो हमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है अक्सर। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई गाँव के लोग हैं, आपस में जानते हैं, तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिना समर्थक ऋणाधार के भी जानते हैं कि जब तुम्हारा मन करेगा तब इनकी धन संपत्ति वगैरह कुछ भी हम अपने अंडर में दबा लेंगे, या फिर जब मन करेगा तब हम अपनी लाठी के दम पे इनसे अपना जो भी कर्जा दे रखा वो वसूल कर सकते हैं हम। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, साख प्रदान करने व ऋणों की वसूली में लोचपूर्ण व्यवहार, ये बिल्कुल सही बात है। साख प्रदान करते हैं और जब उन ऋणों की हम सेठ साहूकार है उनकी वसूली करते हैं तो लोचपूर्ण व्यवहार अपनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई आदमी कहीं जाएगा तो है नहीं, चलो 2 महीने ऊपर हुआ तो 2 महीने बाद दिए तो कोई बात नहीं, और 2 महीने बाद ले लेंगे हम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, अनौपचारिक क्षेत्र का गुण है ये। और ऑप्शन सी, अधिक कागजी कार्रवाई नहीं, बिल्कुल सही बात है। गांव के अंदर कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है, आराम से जब भी आए भाई आज के भाई मुझे इतने रुपए चाहिए तो आराम से निकाल के दे देते हैं। जबकि ये जो औपचारिक क्षेत्र है वहाँ पर पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो अपने ऑप्शन हैं ये अनौपचारिक क्षेत्र के गुणों को दर्शाते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान करने वाले औपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है? देखो प्रश्न को समझो अच्छे से। प्रश्न मैंने जानबूझ के कुछ घुमा फिरा के बनाए ताकि अपने माइंड की अच्छी एक्सरसाइज हो जाए और एग्जाम के अंदर अपना कैसे भी प्रश्न आ जाए अपना माइंड उसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। फिर दोबारा से प्रश्न को पढ़ो। निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है? मतलब कि और सारे औपचारिक क्षेत्र का औपचारिक क्षेत्र के दोष हैं, एक औपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है। वो अपने को छांटना है जो औपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है, जो उसका गुण है। बाकी सारे औपचारिक क्षेत्र के दोष हैं। समर्थक ऋणाधार आवश्यक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोष है इसका, किसका? औपचारिक क्षेत्र का। समर्थक ऋणाधार के बिना बैंक किसी को ऋण नहीं देता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले कि इसकी प्रोसेस है वो थोड़ी जटिल और धीमी होती है, ये भी औपचारिक क्षेत्र का दोष है। बैंकों के अंदर पूरी कागजी कार्रवाई के बाद ही ऋण मिलता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर 2 मिनट के अंदर पैसे अपने हाथ में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, कागजी कार्रवाई अधिक करनी पड़ती है, ये भी औपचारिक क्षेत्र का दोष है। बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और आम आदमी इसलिए वहाँ से यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसलिए वहाँ से ऋण लेना पसंद नहीं करता है। और ऑप्शन बी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होता है, ये औपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है बल्कि ये औपचारिक क्षेत्र का गुण है कि कम ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है? यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि सेठ साहूकार, इनका कौन सा दोष नहीं है? मतलब कि 3 दोष हैं इसका मतलब, और एक दोष नहीं है वो छांटना है। जो दोष नहीं है ना वो छांटना है। उच्च ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध अनौपचारिक क्षेत्र का दोष है ये भाई, कि उच्च ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध होता है। ब्याज दर ज़्यादा लेते हैं गाँव के अंदर अनौपचारिक क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। कर्जदार कर्ज के जाल में फंसता है, यह भी अनौपचारिक क्षेत्र का दोष है। कर्ज के जाल में फंस जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑप्शन नंबर सी अधिक कागजी कार्रवाई नहीं, ये अनौपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है, ये अनौपचारिक क्षेत्र का गुण है कि अधिक कागजी कार्रवाई नहीं होती, आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। और ऑप्शन डी ऋण वसूली हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग, यह भी दोष है। अगर किसी ने टाइम के ऊपर अगर मान लो कुछ ज़्यादा टाइम हो गया ऋण वापस करने के अंदर, तो ये फिर अनुचित साधनों का मारपीट का भी सहारा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अनौपचारिक क्षेत्र का दोष नहीं है, बाकी तीनों अनौपचारिक क्षेत्र के दोष हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों से ऋण लेने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहकारी समितियों से ऋण लेने के फायदे? देखो मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न ये आए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे सस्ता स्रोत, सबसे लोकप्रिय, तो उसमें सहकारी समिति आएंगी। तो देखो अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों से ऋण लेने के फायदे क्या हैं। आसान शर्तों पर उपलब्ध, बिल्कुल सही बात है। साहूकारों के शोषण से बचाव, बिल्कुल सही बात है। कम ब्याज दर पर उपलब्ध, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी सहकारी समितियों से ऋण लेने के फायदे हैं। कम ब्याज दर के ऊपर मिलता है, शर्तें आसान होती हैं, बैंक से आसान होती हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र के से हम जब ऋण लेते हैं तो साहूकारों के जो शोषण होता है उससे भी हमारा बचाव होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, स्वयं सहायता समूह के बारे में असत्य कथन है। देखो स्वयं सहायता समूह के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपन इस प्रश्न को देखेंगे। अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 15-20 लोग मिलकर, कम से कम मिनिमम है ये, फिर इससे ज़्यादा 20, 30, 50, 100, 200 जितने भी लोग हैं वो मिलकर एक समिति का गठन करते हैं। अपनी तो जो नियमित बचत होती है वो उसके अंदर जमा कराते हैं, और अपने सदस्यों को ही अगर किसी को भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से उसमें से ही लोन उठाते हैं, और कम ब्याज दर के ऊपर वहाँ पर लोन दिया जाता है। जैसे लगभग 12% वार्षिक के हिसाब से वहाँ पर लोन आराम से प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधाजनक चीज़ है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रही है। इस बहाने महिलाओं को बचत करने का वहाँ पर मौका मिलता है, और इस बहाने महिलाएं हैं वो महीने में एक बार कम से कम एक जगह इकट्ठे होते हैं। सामाजिक जो अभी अपने चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में वो बातचीत करती हैं, और उन्हें बातचीत का एक मंच मिलता है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। स्वयं सहायता समूह के बारे में असत्य कथन है, यानी 3 कथन सत्य हैं और एक कथन असत्य है, वो अपने को छांटना है। समूह में 15-20 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कम से कम 15-20 सदस्य समूह में शामिल होते हैं।
नियमित रूप से बचत करते हैं, बिल्कुल सही है। हर महीने की किस्त होती है इनकी कि भाई अपने हिसाब से करते हैं कि भाई अगर 1 महीने के अंदर ये कम से कम मिनिमम बचत करके हम इसके अंदर जमा कराएँ। तो सभी जो उसके सदस्य होते हैं वो नियमित रूप से बचत करते हैं और उसके अंदर अपने खाते के अंदर जमा करवाते हैं। ऑप्शन सी, ज़रूरत पड़ने पर छोटे कर्ज समूह से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी मेंबर को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने उसी समूह में से ऋण प्राप्त करता है। ब्याज दर अधिक होती है, ये ऑप्शन गलत है। भाई स्वयं सहायता समूह के अंदर ब्याज दर है वो कम रखते हैं। ब्याज दर है वो साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से काफ़ी कम होती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं सहायता समूह के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए, बचत व ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। भाई देखो यहाँ पर बचत, कितनी बचत करनी है हमें, हर महीने की कितनी किस्त जमा करवानी है, इसका फैसला भी समूह के सारे सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है। और ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। और किसको कितना ऋण देना है, प्राथमिकता के अनुसार भाई किसको ज़्यादा आवश्यकता है उस हिसाब से समूह के सदस्य ही ये निर्णय करते हैं कि भाई इस महीने इतने रुपए इसको ऋण के रूप में दे देते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, इनको वापस लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। भाई बिल्कुल सही बात है। समूह के अंदर मान लो 100 सदस्य हैं और किसी एक व्यक्ति ने मान लो 50,000 रुपये ऋण ले लिया और वह लौटाने से मना कर रहा है, तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे 100 व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी जाके उसको बोलेंगे कि ऋण जमा करवा। और अगर वह ऋण जमा नहीं कराता है फिर भी असमर्थ है, तो उसका जो भार है वो सभी 100 मेंबर के ऊपर पड़ेगा। यानी कोई एक मेंबर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, समूह के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी का पैसा डूबता है तो उसकी भरपाई सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक निर्धारित क्राइटेरिया होता है, अगर स्वयं सहायता समूह अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वह बैंकों से ऋण लेने के लिए भी पात्र हो जाता है। और बैंकों से ऋण लेने का फ़ायदा क्या होता है वो देखो। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे कथन है ये स्वयं सहायता समूह के बारे में सही है। अब देखो व्याख्या देखो इसकी। स्वयं सहायता समूह बैंक से ऋण लेने का उद्देश्य उनके सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है। देखो भाई, स्वयं सहायता समूह अगर अपनी जो वो बचत करते हैं, अगर केवल उसमें से अगर ऋण लेंगे तो उनके अंदर तो ज़्यादा बचत इकट्ठी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अपना। और फिर स्वयं सहायता समूह के अंदर जो पूंजी इकट्ठा है उसके बेस पर उसको समर्थक ऋण आधार मानते हुए जो बैंक है वह स्वयं सहायता समूह को ऋण दे देता है। और उस ऋण का उपयोग स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपने लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करने के अंदर लगाते हैं। यानी अपना कोई भी अपना हस्तशिल्प का काम अपना या अपना कोई भी स्वरोजगार वो इकट्ठा वो स्टार्ट कर सकते हैं उस ऋण से। और स्वयं सहायता समूह के अंदर महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती है, क्योंकि महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत करके वहाँ जमा कराती हैं, तो वो आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से ऋण भी ले सकती हैं और अपनी घरेलू आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति कर सकती हैं। और एक और फ़ायदा है इसका कि इससे महिलाओं को सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए एक आम मंच मिलता है। यानी महीने के अंदर जब पैसे इकट्ठे जो अपनी बचत होती है उसको जमा कराने के लिए एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो उन्हें एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे की समस्याओं को जानने का और बातचीत करने का एक टाइप का एक मंच मिलता है उनको। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 है, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। देखो इसको थोड़ा सा समझो। स्वयं सहायता समूह है उसका प्रारंभ किसने किया था? स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने किया था और वैश्विक स्तर पर स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ बांग्लादेश से ही माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस टॉपिक से संबंधित हमारे टोटल लगभग 16 प्रश्न के आसपास। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको आगे बढ़ाया जाए। और एक बार पूरा कोर्स करने के बाद में अगर टाइम बचे तो फास्ट तरीके से मतलब मैराथन क्लास के माध्यम से लास्ट के अंदर ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। अभी अपनी रिकॉर्डेड चल रही है और आज अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लिंक को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।